उत्तराखंड में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहली बार पहुंचे देहरादून। बैठक में हुई कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं। बद्रीनाथ हाईवे रडांग बैंड में 7वें दिन खुला हाईवे। देर शाम मलारी हाईवे पर भी आवाजाही शुरू। छात्रों पर कोरोना का दिखा असर। ऑनलाइन घर बैठे देंगे परीक्षाएं। 21,200 छात्र छात्राएं होंगे परीक्षा में शामिल। देहरादून में ब्लैक फंगस का कहर जारी। इन्फेक्शन का स्टॉक भी हुआ खत्म। इंजेक्शन के स्टॉक के लिए भटक रहे हैं परिजन। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है आप उत्तराखंड में। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से है, जहां पर 28 मई से हड़ताल पर बिजली कर्मचारी जाने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि कल बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल में तीनों ऊर्जा निगमों के जो कर्मचारी हैं वो शामिल होंगे। कर्मचारियों की प्रबंधन से वार्ता जो हुई थी वो विफल हो चुकी है। वार्ता विफल होने पर कर्मचारियों का हड़ताल करने का जो ऐलान है उन लोगों ने किया है। 28 मई की मध्य रात्रि से ही अनिश्चितकालीन यह हड़ताल शुरू हो जाएगी और 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर 28 मई से हड़ताल पर लगातार जो बिजली कर्मचारी हैं वो जाने की चेतावनी दे चुके हैं। हड़ताल में तीनों ऊर्जा निगमों के जो कर्मचारी हैं वो शामिल होंगे। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि जो प्रबंधन से वार्ता करने की कोशिश की गई थी वो विफल हो चुकी है और उसके बाद ही अब जो संगठन के लोग हैं उन लोगों ने ये ऐलान किया है कि वो लोग 28 मई की मध्य रात्रि से ही अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर चले जाएंगे। कितने दिनों की हड़ताल होगी, किस तरीके से होगी, और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि लगातार जो कर्मचारी हैं वो 14 सूत्री मांगों को लेकर जो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते इसको लेकर कई बार जो चर्चा का दौर हो चुका है और एक बार फिर से प्रबंधन के लोगों के साथ में वार्ता की गई थी, लेकिन ये वार्ता भी विफल हुई है और उसके बाद कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि वो अब कल हड़ताल पर चले जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। अचानक बुलाई गई बैठक को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर 23 मई को होने वाले सेवा कार्यों के संबंध में चर्चा हुई है। कुछ महीने पहले जब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी तब भी यही कहा गया था कि उत्तराखंड सरकार की 4 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा रही है। यह बैठक बुलाई गई है कि लेकिन इस बैठक के कुछ ही दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा था। आज एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और अन्य बीजेपी नेता बैठक में वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले प्रदेश पार्टी का कार्यालय में बैठकों का दौर चलता रहा। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि बैठक में केंद्र से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहे। केंद्र पदाधिकारी 2 दिवसीय प्रवास के बाद 29 मई को लौटेंगे। हिंदू रक्षा सेना की एक आवश्यक बैठक हुई। हिंदू रक्षा सेना राष्ट्रीय कार्यालय बालाजी धाम गाजीवाली हरिद्वार में आयोजित की गई, जिसमें हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगी श्रद्धानंद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर तेजपाल, उत्तर प्रदेश के महामंत्री प्रवीण चौधरी, उत्तर प्रदेश संयोजक नवीन त्यागी, जिला अध्यक्ष अमित चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष ऐश्वर्या चौधरी और साथ में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र जोशी, विधानसभा ग्रामीण महामंत्री हीरापंत, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती, विधानसभा उपाध्यक्ष सोहन सिंह सोनू आदि अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने बैठक में
हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी की महाराज को 10 अप्रैल से 2021 से लगातार जिहादी मुसलमानों द्वारा हत्या करने की धमकी, गला काटने की धमकी और गंदी गंदी गालियां फोन पर दी जा रही थी। इस विषय पर चिंतन किया प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर तेजपाल और प्रदेश महामंत्री प्रवीण चौधरी ने सरकार की उदासीनता पर गहरा रोष प्रकट किया है और उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक स्वामी की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई है। क्या वो स्वामी की हत्या कराना चाहते हैं या उनका इंतजार कर रहे हैं? अगर स्वामी की हत्या हुई तो देश में हिंदू सड़क पर आ जाएगा। काशीपुर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल ने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाएं या हटाने को लेकर कल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, उसी में इसका फैसला लिया जाएगा। पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल ने कहा कि प्रदेश में अब कोरोना नियंत्रण में है, 1 जून से लॉकडाउन है, ऐसे में देखेंगे अगर केस कम होते हैं तो आगे नए सिरे से निर्णय लिया जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री ने एलडी भट्ट अस्पताल का निरीक्षण करते हुए सीएमएस पी.के. सिन्हा और कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह से शहर में बेड की उपलब्धता पर बातचीत की। इस दौरान बताया गया कि काशीपुर में प्राइवेट अस्पतालों में तकरीबन 270 बेड हैं, जिसमें से 170 बेड भरे हुए हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में 20 बेड हैं, जिसमें 14 भरे हुए हैं और 6 खाली हैं। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर मंत्री चुफाल ने कहा कि काशीपुर में डीआरडीओ की तरफ से तेजी से प्लांट का निर्माण चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में इसे शुरू कर दिया जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे रडांग बैंड में बुधवार को 7वें दिन दोपहर बाद सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कई दिन से बीआरओ की मशीनें हाईवे सुचारू करने में जुटी हुई थी। वहीं जोशीमठ मलारी हाईवे पर बुधवार को भापकुंड के पास अचानक चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा, जिससे दिन भर वाहनों की आवाजाही बाधित रही। देर शाम हाईवे को खोल दिया गया। आपको बता दें कि रडांग बैंड में 1 साल से ऑल वेदर रोड परियोजना का काम चल रहा है, जिससे क्षेत्र में जगह जगह भारी मात्रा में मलबा अटका हुआ था। बीते 20 मई को भारी बारिश के दौरान यहां हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया था और हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई थी। जहां नदी साइड पुश्ता निर्माण के लिए भी जगह न बचने के कारण बीआरओ ने हिल कटिंग पर हाईवे बनाने का काम शुरू किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 10 जून तक जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है। तमाम जो सख्तियां हैं, पाबंदियां हैं, वो 10 जून तक जारी रहेंगी। कोरोना संक्रमण के आ रहे नए मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्राइवेट गाड़ियों से यात्रियों की सीमित संख्या को हटा लिया गया है। यानी कि पहले गाड़ी में जो 2 लोगों को बैठने की इजाजत थी, अब उसको एक बार फिर से हटा लिया गया है। अस्पतालों में दोबारा से इसको लेकर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। साथ में आपको यह भी बताते चले कि ऑक्सीजन के गैर मेडिकल इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए वैकल्पिक दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि बड़ा फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में यह मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। हालांकि पंजाब के लिए राहत की बात यह है कि लगातार बीते कई दिनों से जो आंकड़े हैं वो लगातार कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो आंकड़े हैं वो 4000 से 5000 के बीच में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब एक बार फिर से लॉकडाउन को और भी आगे तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन साथ में जो कुछ सख्तियां थी उसमें थोड़ी सी राहत देने का काम किया है। प्राइवेट गाड़ियों में खासतौर पर जिस तरीके से लोगों के बैठने को लेकर जो एक निर्देश दिए गए थे कि आधी सवारी ही बैठ पाएंगी, उसको लेकर उस सख्ती को खत्म कर दिया है। लेकिन बाकी के जो निर्देश हैं, बाकी की जो सख्तियां हैं वो अमल में रहेंगी। और इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन को लेकर खासतौर पर उसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ में ब्लैक फंगस
व्हाइट फंगस और येलो फंगस को लेकर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर वैकल्पिक दवाई क्या हो सकती है, उसकी उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पंजाब से इस वक्त एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस लगातार पूरे देश में कहर मचाता नजर आ रहा है और उस तमाम स्थिति के बीच में पंजाब में भी हालात ऐसे हैं कि लगातार ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज मित्तल, क्या कुछ अपडेट है? क्या जो सख्तियां हैं पहले की तरह अमल में रहेंगी या कुछ सख्तियों को कम किया गया है? देखो, जो कोरोना के चलते आज जो सीएम की ओर से बैठक की गई है, उस बैठक में यही निकल के सामने आया कि अभी तक जो है पंजाब में कोई भी ढील नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोरोना के मरीजों की गिनती भले ही जो है आंकड़ों में कम हो गई है, लेकिन अभी भी शहर दर शहर जो पंजाब में कोरोना के मरीज निकल के सामने आ रहे हैं। और लोगों को जो उम्मीद थी भी 31 मई तक जो सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं, और 31 मई के बाद हो सकता है जो टाइम जब आम शहरों में, जहाँ पंजाब के अलग अलग जिलों में कहीं पर टाइम 1 बजे का, तो कहीं पे 2 बजे का, तो कहीं के 3 बजे का, तो शहर के जो बाजार में खुलने की अनुमति जो है बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सूरज मित्तल, जिस तरीके से प्राइवेट गाड़ियों में बैठने की जो इजाजत पहले नहीं थी उसको लेकर सख्ती की गई थी, उससे राहत देने का काम किया, क्या लग रहा है लोगों को बड़ी राहत मिली है इससे? बिल्कुल, कुछ हद तक कह सकते हैं कुछ राहत मिली है, क्योंकि वैसे भी लोग जो ज्यादातर है बिल्कुल मजबूरी के चलते ही घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं। यहाँ कोई गम शादी हो तो शादी में तो जाना तो आजकल कोई पसंद ही नहीं करता, लेकिन जहाँ गम और रिश्तेदारी का मामला हो तो वहाँ जाना जरूर पड़ता है। इसलिए जो लोग अब गाड़ी में जा सकते हैं उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है। राहत कहीं ना कहीं थोड़ी मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज मित्तल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारी साझा की है। रुक करते बाकी खबरों को, आपको बताएं कि अल्मोड़ा की सल्ट सीट के उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना को आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्प गुच्छ भेंट कर महेश जीना को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि महेश जीना 2 मई को सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से विधायक निर्वाचित हुए थे। ये सीट उनके भाई विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के कोरोना से निधन के बाद खाली हो गई थी। विधानसभा भवन में एक सादे कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में महेश जीना को विधानसभा सदस्य पद की शपथ दिलाई गई। तो वहीं नैनीताल के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे चिकित्सालय का निरीक्षण मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चौफाल ने कहा कि जनपद पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कोविड सैंपल मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा भेजे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट देरी से सप्ताह भर में मिल रही है। उन्होंने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भेसोड़ा से कहा कि जनपद पिथौरागढ़ और बागेश्वर के सैंपल की जांच मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में की जाए। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि ये हमारा सारा गाँव का रोड सारा एक मात्र हॉस्पिटल है। बागेश्वर जनपद और भोंगर जनपद का प्रभारी होने के नाते जो वहाँ पर टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग हमारे RT-PCR की जो रिपोर्ट आती है वो कम से कम वहाँ से लगता है कि 5 दिन तक लगती है। तो हमने कहा कि भाई 5 दिन बहुत विलम्ब से, तब तक जो पॉजिटिव केस आता है वो तो भूखा रहता है, उसको 5 दिन तक उससे जिससे भी मिल जानी चाहिए थी। तो इसलिए यहाँ पर जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज वाली की बात हुई, इंसिडेंट मेडिकल कॉलेज जो पिथौरागढ़ के यहाँ पर हमारा कोटा था 500-800 का कोटा था। बाकी हम लोग पिथौरागढ़ वाले प्राइवेट में बेचे थे, हरिद्वार भी बेचे थे, यहाँ भी बेचे थे। तो विलम्ब से जो रिपोर्ट पहुँची थी, अब ये तय हुआ है कि शुक्रवार तक जब यहाँ पर गाड़ी पहुँचेगी तो दूसरे दिन यहाँ से उसकी पैकिंग को पहुँच जाएगी। उसको अल्मोड़ा में राजधानी क्षेत्र से जो लगा है तो उनको हल्द्वानी भेजा जाए। तैयारी है, हर क्षेत्र में सरकार तैयारी है, जो स्तर पर काम कर रही है। चाहे आपका कोई भी बीमारी हो, चाहे फंगस की बीमारी हो, चाहे आपका इंजेक्शन पूरे नहीं है, इंजेक्शन की भी इस समय। और इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात
8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करते बाकी खबरों का। रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा कोरोना जैसी महामारी को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं। शहर में कोविड सेंटर, सिविल हॉस्पिटल रुड़की की स्थिति सुधारने में भी बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का बेहद सहयोग देखने को मिला है, जिसके चलते अब प्रदीप बत्रा गांव-गांव में लोगों का RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने में जुट चुके हैं। वहीं आज रुड़की के कान्हापुर गांव में विधायक ने एक जांच कैंप लगाकर लोगों की टेस्ट कराए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने केंद्र पर पहुंचकर अपनी कोरोना की जांच कराई और कैंप में लोगों को दवाई भी वितरित की गई। देखिए, कोरोना को गांव में जैसा कि ज्ञात हुआ कि बढ़ रहा है, तो जैसे गांव में कैंप लगाया गया है टेस्टिंग का। गांव में लोगों को जागरूक करना, लोगों को दवाई देना और उसके बारे में बताना। लोगों के मन में एक घबराहट है, एक डर है कोरोना का, तो लोगों के मन से वो डर दूर करना है। लोगों को समझाना है कि कोरोना कोई बुराई नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, आप इससे बचें और इसके लिए पहले ही दवाई लें आप, जिससे कि और लोगों को संक्रमित ना कर सकें। और इसी के तहत टेस्टिंग का काम शुरू किया गया है, जिससे अगर कोई कोरोना संक्रमित है उसके बारे में जानकारी मिल जाए और वो इलाज उसका शुरू हो सके। जी सर, इनका भी सुधार किया जाएगा। जहाँ आप खड़े हैं मेडिकल भवन हमारे द्वारा ही बनाया गया है और सभी जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी में जो जो कमियां सरकार द्वारा हमारे द्वारा दूर करी जाएंगी। इसमें लगातार प्रयास है ताकि आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, चिकित्सक सेवाएं हैं, उनकी कमी ना आए। आप देख रहे हैं, तो समझाने की जरूरत है। IMA की टीम भी लगातार गाँव में आ रही है और समझा रही है लोगों को। डॉक्टर सब जुड़े हुए हैं और इससे जागरूक करेंगे। प्रयास हमें करने पड़ेंगे। अगर हम प्रयास करेंगे तभी इस महामारी से हम लोग निजात पाएंगे। तो प्रयास काम है और समझाना लोग। तो वहीं देहरादून के दुगड्डा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चर के ग्राम धरगांव में अज्ञात बीमारी से अब तक कई बकरियां मर चुकी हैं। ग्राम प्रधान अकरब ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर गांव में पशुपालन विभाग की टीम भेजने की मांग की है। ग्राम प्रधान ने कहा कि धरगांव में 1 माह से बकरियों में अज्ञात बीमारी फैली हुई है, जिससे अब तक पशुपालकों की 15-20 बकरियां मर चुकी हैं। सोमवार को बीमारी से पशुपालक सैयद हुसैन की 6 बकरियां मर गईं, जबकि अन्य पशुपालकों की बकरियां बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस संबंध में पशुपालन विभाग को सूचित किया गया था, लेकिन संबंधित विभाग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की ओर से लगातार पशुपालन विभाग दुगड्डा और पोखाल को और के पशुपालन कर्मियों और प्रभारी चिकित्सकों को फोन कर दिए जा रहे हैं, लेकिन फोन वो लोग नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से गांव में पशुपालन विभाग की टीम भेजने की मांग की है। जिले के मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर SK बर्तवाल ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। बुधवार को विभागीय टीम गांव में जरूर भेजी जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और यह आंकड़ा सबसे ज्यादा गांव में देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। 11 तारीख से हम लोगों ने कोविड कर्फ्यू की शुरुआत की थी। उसके 3-4 दिनों बाद परिणाम आने लगे तो लगातार संक्रमण की जो ग्राफ है वो नीचे आता रहा और मृत्यु दर काफी नीचे आ गई। संक्रमण की दर, मृत्यु दर के पीछे कारण ये है कि जो हमारे ग्रामीण आप देखेंगे इनमें ग्रामीण अंचल के लोग ज्यादा हैं। कारण ये है कि शुरुआत में ये लोग बिल्कुल भी न तो RT-PCR टेस्ट करवा रहे थे, ना ये लोग कहीं इन्होंने कोई जो इलाज किया जाना चाहिए था उसको लिया। संक्रमण बहुत ज्यादा स्थिति में पहुंच गया और जब इनका तकरीबन पूरे लंग्स जब डैमेज होने लगे तो ये अस्पताल जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कई दिनों के बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो उसका नुकसान मौत के रूप में ही आदमी को भुगतना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता रही है। मुझे भरोसा है कि 1 जून तक 8 जून तक आपको इसमें काफी कमी दिखाई देगी, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग समय रहते हुए चेतते। देखिए, चिंता का विषय निश्चित था कि लोग गांवों से शिकायतें आ रही थी कि लोग RT-PCR टेस्ट कराने से भाग रहे हैं, लेकिन अब लगातार समाचार आ रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। सरकार लगातार बार अपील कर रही है। गांवों के लोग कहीं ना कहीं अब इन संभावनाओं को देखते हुए RT-PCR टेस्ट करवा रहे हैं और RT-PCR टेस्ट करवाने से कहीं ये आने वाले समय में आपको आई है।
तो सरकार किस तरह से इसमें आगे बढ़ रही है? जिस तरह से काम हम लोगों का प्रयास ये है कि गांव-गांव तक आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए टीम पहुंचे। हम लगातार अपनी टीम्स भेज रहे हैं। जहां से खबर आ रही है कि किसी गांव में बुखार है तो तत्काल वहां पर निर्देश दिए जाते हैं कि गांव में जाकर के वो टेस्ट करें। तो आज अब लोगों ने सैंपल देना प्रारंभ कर दिया। इनिशियली लोग सैंपल नहीं दे रहे थे और ऐसी स्थिति में हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, और जबरदस्ती न करने के कारण, देने की जागरूकता होने के कारण ये जो मौत का दर था ये ज्यादा बढ़ता, संक्रमित आदमी हो गया तो डॉक्टर्स के बाद भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। सर अभी तो हम कोविड से लड़े थे, ब्लैक फंगस की भी दस्तक हो गई। देखिए तो दोनों ही कोरिलेटेड। सरकार पूरी तरह से तैयार है और सरकार तो तीसरे फेज के लिए अपने को पूरी तरह तैयार कर रही है। जो आ रही थी बेड नहीं मिल रहे हैं, और स्वयं मेरे भाई को भी जनरल वार्ड में ही रह के उनका ट्रीटमेंट हुआ। छोटे भाई को जब कोविड हुआ उस समय क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं थी और हर आदमी देहरादून और ऋषिकेश की और कुमाऊं मंडल का आदमी हल्द्वानी की ओर भाग रहा था। लेकिन आज हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट और हमारे जो संयुक्त चिकित्सालय हैं ये पूरी तरह से लेस हैं। ऑक्सीजन से भी ट्रीटमेंट भी, और अब हम सीएचसी। और इस बीच रुकिए एक और छोटी सी ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तराखंड सरकार के सामने कोरोना से हो रही मौतें रोकना सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। चिंता की बात यह है कि एक दिन में आंकड़ों के हिसाब से उत्तराखंड में कोरोना की मृत्यु दर राष्ट्रीय मृत्यु दर से 64% ज्यादा आंकी गई है। पंजाब के बाद राज्य में कोरोना से मृत्यु दर देश में दूसरे स्थान पर है। हालांकि कोविड कर्फ्यू के बाद राज्य में संक्रमण की दर में कमी देखने को आई है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन इससे मरने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। सरकार के सामने इसको रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इस चुनौती को ब्लैक फंगस ने और भी ज्यादा कठिन बना दिया है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 25 मई तक 6020 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोविड से मृत्यु दर 1.89% है, जबकि राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.15% आंकी गई है। इस हिसाब से उत्तराखंड में कोरोना मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से 64% ज्यादा है। कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने के लिए हरिद्वार सिकोडल की फार्मा कंपनी देश भर में जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति कर रही है। एक्समस फार्मा कंपनी ने इसमें सबसे आगे है। कोविड की दवाइयों में शामिल फेबिफ्लू और आइवरमेक्टिन का रिकॉर्ड उत्पादन करने के बाद कंपनी रेमडेसिविर का उत्पादन करने जा रही है। इसके लिए औषधि विभाग केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम ने निरीक्षण भी कर लिया है। जल्द ही एक्समस रेमडेसिविर उत्पादन करने वाली देश की 5वीं कंपनी हो जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना काल में दुनिया भर की फार्मा कंपनियां कोरोना के इलाज के लिए कारगर दवाइयां बनाने में जुटी हुई हैं। बीमारी से बचाव के लिए भले ही स्वदेशी टीका बनाने के बाद लोगों को लगना शुरू हो चुका हो, लेकिन कोई कारगर दवा नहीं बनी है। जिले में ब्लैक फंगस इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो चुका है। एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कार्यालय में इंजेक्शन खत्म हो चुके थे। इसके चलते मरीज और उनके परिजन परेशान हैं और सरकार ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी सीएमओ कार्यालय के माध्यम से अस्पताल को इंजेक्शन उपलब्ध कराएगी। साथ ही डॉक्टरों की सलाह के बाद ही अस्पतालों को इंजेक्शन लगाए दिए जाएंगे। ये भी कहा गया था कि अस्पताल मरीजों को चक्कर काटने के बजाय खुद आपको इंजेक्शन भर जरूरी फॉर्मेट में भेजें और इंजेक्शन आने पर अस्पताल या विभाग का कोई भी व्यक्ति ले जाएगा। इसके बावजूद एम्स, ऋषिकेश और अन्य दूरदराज के अस्पतालों से तीमारदारों को सीएमओ दफ्तर भेजा गया।
उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 15 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में कुल 148 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको यह भी बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून जिले में अब तक सबसे ज्यादा 141 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि नैनीताल में 6 और उधम सिंह नगर जिले में 1 मरीज मिला है। देहरादून जिले में 13 और साथ में नैनीताल और उधम सिंह नगर में 1-1 मरीज की मौत भी हुई है। तो आपको बता दें कि देश भर में ब्लैक फंगस का जो कहर है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड में भी अब ताजा जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंता प्रकट करते नजर आ रहे हैं। लगातार जो संख्या है ब्लैक फंगस, येलो फंगस या फिर व्हाइट फंगस की वो बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कई जगहों पर दवाइयों की है, क्योंकि ब्लैक फंगस को ठीक करने वाली जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और ऐसे में लोगों को दवाइयों के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि राज्य सरकार का दावा है कि इसको लेकर उन्होंने अपनी डिमांड भेज दी है। जल्द ही राज्य सरकार को जैसे ही ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाइयों का जो कोटा मिलता है तो तुरंत बाकी लोगों को मुहैया कराया जाएगा। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि ब्लैक फंगस के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है और इससे जो खतरा है वो सिर्फ उत्तराखंड पर ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी लगातार जस का तस बना हुआ है। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार लोगों से अपील की जा रही है, डॉक्टरों से अपील की जा रही है कि ज्यादा स्टेरॉइड ना दिया जाए ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। उत्तराखंड में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सीएमओ डॉक्टर भागीरथ जोशी का कहना है कि प्रशासन के द्वारा ब्लैक फंगस के लिए राज्य के सुशीला तिवारी को अधिकृत किया गया है और चिकित्सालय के अंदर आइसोलेट वार्ड तैयार किए गए हैं। और इसके साथ ही फिलहाल 2 ब्लैक फंगस के मामले हल्द्वानी में मिले हैं जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के संक्रमित होने पर हल्द्वानी शहर में बाल रोग विशेषज्ञ की टीम तैयार है और सुशीला तिवारी और DRDO अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। जिले के अंदर 11 बाल रोग विशेषज्ञ और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट चिकित्सालयों से भी संपर्क साधा जा रहा है। फंगस का जो राज्य ने हमारे निर्धारित किया है इलाज के लिए सुशीला तिवारी चिकित्सालय को अधिकृत किया है नैनीताल जिले के लिए और वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है ब्लैक फंगस के लिए और सारी तैयारियां वहाँ पर दुरुस्त हैं। अभी केसेस की संख्या में गिरावट आ गई है। ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर अभी खाली हैं और सुशीला तिवारी चूँकि एक अधिकृत हमारा डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय है और यहाँ पर पैथोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन। कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने के लिए हरिद्वार सिगडूल की फार्मा कंपनी देश भर में जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति कर रही है। एक्समस फार्मा कंपनी इसमें सबसे आगे है। कोविड की दवाइयों में शामिल फेविफ्लू और आइवरमेक्टिन का रिकॉर्ड इसको लेकर उत्पादन किया गया है। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि उत्पादन करने के बाद कंपनी रेमडेसिविर का उत्पादन करने जा रही है। इसके लिए औषधि विभाग केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम ने निरीक्षण भी किया है। जल्द ही एक्समस रेमडेसिविर उत्पादन करने वाली देश की 5वीं कंपनी हो जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना काल में दुनिया भर की फार्मा कंपनियां कोरोना के इलाज के लिए कारगर दवाइयां बनाने में जुट चुकी हैं। बीमारी से बचाव के लिए भी भले ही स्वदेशी टीका लगने के लिए लोगों को मिल चुका हो, लेकिन अभी भी कोई पुख्ता दवाई नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब सेमेस्टर या फिर असाइनमेंट परीक्षा देने के लिए किसी परीक्षा केंद्र पर नहीं जाएंगे, बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। कोरोना काल में छात्र दूर दराज परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने कैसे जाएंगे, इस समस्या को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय ने अब असाइनमेंट और सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी की है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए खुद अपना सिस्टम तैयार किया है। छात्र घर पर ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन से परीक्षा दे सकेंगे। प्रश्न पत्र वैकल्पिक प्रश्नों के आधार पर होंगे। सेमेस्टर ऑनलाइन परीक्षा 1.5 घंटे की होगी, जबकि असाइनमेंट परीक्षा 1 घंटे की होगी।
तो आपको बता दें कि देश भर में लगातार अभी एग्जामों को लेकर जो चर्चाओं का सिलसिला है वो जारी है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिरकार इस बार परीक्षाएं कैसे कराई जाएं, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने भी इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही इसको लेकर सीबीएसई कोई फैसला लेगी। लेकिन इसके साथ ही बाकी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, बोर्ड के लोगों के लिए भी एक चुनौती बनती नजर आ रही हैं। लेकिन अब कई राज्यों ने ऑनलाइन ही अपने घर पर बच्चों के लिए असाइनमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है, जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड में बच्चों के लिए बड़ी राहत की भी खबर है, क्योंकि बच्चे अपने घर से ही जो परीक्षाएं दे सकेंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती ये जरूर होगी कि आखिरकार इतनी भारी संख्या में जो छात्र हैं, क्या उन लोगों के पास में वो तकनीकी सुविधाएं और इंटरनेट की जो सुविधा है वो क्या मुकम्मल तौर पर उनके पास होगी। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए अब फैसला यही लिया जा रहा है कि लोगों को अब बच्चों के बीच में डिजिटल एजुकेशन को और प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।